अपना स्टैंड है। बाकी सुप्रिया जी तो शरद पवार जी को अध्यक्ष मानती हैं, आप अजीत पवार जी को अध्यक्ष मानते हैं, वो अलग बहस है। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन जो है ये उसका फैसला था कि भोपाल में रैली होगी, तो उसकी तरफ से तो कोई नहीं आया कि नहीं होगी। अब उसमें दिलचस्प ये है कि वो रैली अगर भोपाल में होगी, जबकि होगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में अभी तक जो है, तो अरविंद जी भी जाएंगे उसमें। हाँ। अब अरविंद जी वहाँ जसमीन जी के लिए भी एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी कि अरविंद जी वहाँ कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मतलब एक्चुअली बहुत बढ़िया पॉइंट है विनोद जी। इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में हो रही है और उसमें राहुल गांधी, कमलनाथ तो होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। होंगे वो तो। हाँ, और उनके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे। उसमें शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, स्टालिन हो, भाई हो सकता है केजरीवाल जी ना जाए। नहीं तो जसमीन जी जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे, कोई तो जाएगा ना। हाँ। तो आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ होगा ना, ऐसा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। राघव चड्डा जाए, कोई तो एक जाएगा ही। तो कुल मिला के तो वो भी एक दिलचस्प होगा देखना। हाँ, कि इंडिया के मंच पे एक साथ है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में हम आपको एक कल्पना कीजिए कि इंडिया गठबंधन की एक रैली त्रिवेंद्रम में होगी। हाँ, तब क्या होगा? तो वहाँ की जो लेफ्ट पार्टी है, हाँ। जो इंडिया गठबंधन में भी है, वो रैली में होगी कि नहीं होगी? हालांकि रैली तो होगी मोदी सरकार के खिलाफ, तो लेकिन त्रिवेंद्रम में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने। पता ये सब दिलचस्प भारतीय राजनीति के कई जो विविध रंग हैं, बहुत कुछ पहली बार भी हो रहा है। एक रंग ये भी है, नहीं पहले भी हुआ है थोड़ा छोटे स्तर पर। हाँ। जैसे संजू जी को शायद याद नहीं होगा, जब अटल जी की केंद्र में सरकार थी तो फारूक अब्दुल्ला केंद्र मंत्री थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े थे। नॉर्थ ईस्ट में जेडीयू लड़ती थी बीजेपी के खिलाफ। अरे अभी मेघालय में क्या हुआ? मेघालय में एक दूसरे फ्रेंडली फाइट तो होती है। 5 साल चलाई सरकार साथ में, उससे चुनाव का टाइम अलग हुआ, एक दूसरे के खिलाफ लड़े और चुनाव के बाद फिर एक साथ आ गए। तो यही मैं कह रहा हूँ, भारतीय राजनीति में विविध रंग हैं। अब प्रफुल्ल पटेल साहब तो पटना की बैठक में थे और उसके बाद उधर चले गए। तो ये भारतीय राजनीति जो है बहुत दिलचस्प है। मैं कह रहा हूँ बात हम हैदराबाद की करते हैं, जिस पर आपका शो है। देखिए हैदराबाद के जो वर्किंग कमेटी जो बैठक हो रही है, कांग्रेस ने या बीजेपी से सीखा है। आमतौर पर कांग्रेस अपनी ज़्यादातर वर्किंग कमेटी की बैठक अधिवेशन छोड़ करके, अधिवेशन जो कांग्रेस करती है वो तो अलग अलग राज्यों में करती है, लेकिन बीजेपी हमेशा अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक किसी न किसी राज्य में करती है। कभी वो हैदराबाद में होगी, खासकर चुनावी राज्य में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात इस बार मुझे लगता है बीजेपी से सीखी कि चूंकि तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी उम्मीद है, जिस तरह से वहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है कर्नाटक चुनाव के बाद, खासकर रेवंत रेड्डी की सभाओं में जैसे भीड़ हो रही है, प्रियंका जी और राहुल जी की सभाओं में भीड़ हुई, तो इनको लग रहा है कि वहाँ कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हैदराबाद का चयन किया गया। तो हैदराबाद से 2 चीज़ें सधी, दक्षिण भारत और तेलंगाना विधानसभा चुनाव। तो इसलिए हैदराबाद कल रैली भी होगी वहाँ पर, एक बड़ी जो तैयारी है। अब अभी एक प्रश्न उठाया संजू जी ने कि वो उस रैली में वर्किंग कमेटी में ममता बनर्जी क्यों नहीं है, अरविंद केजरीवाल। अरे भाई वो तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की रैली है ना, इंडिया गठबंधन की थोड़ी है। बीजेपी की अगर कोई मीटिंग होगी तो उसमें चिराग पासवान थोड़ी जाएंगे, वो तो बीजेपी की होगी। तो वो अलग अलग पार्टी की, आम आदमी पार्टी का कुछ होगा उसमें आम आदमी पार्टी के लोग होंगे। तो ये तो वो है। लेकिन हैदराबाद का जो कर किया है उन्होंने, हैदराबाद बड़ा तय करके किया है, इसीलिए किया है कि उनको उम्मीद है कि दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कांग्रेस को ज़्यादा उम्मीद है। राहुल गांधी अपना चुनाव वायनाड से जीतते हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव में भी 2019 में भी जो इज्जत बची कांग्रेस की दक्षिण से ही बची, केरल से 15 सांसद जीत के, केरल और पंजाब में 8 जीते। तो 53 में से सबसे ज़्यादा तो ये। और उसके बाद दक्षिण भारत ही वो है जहाँ बीजेपी कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में कमजोर स्थिति में है, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस तरह अपना प्रसार करे। तो उसको चेकमेट के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर अभी वो की है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, जो आपका शीर्षक भी है, दक्षिण से दिल्ली का रास्ता। और वैसे दक्षिण भारत हमेशा जो है इस देश में कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद रहा है। 77 में जब कांग्रेस हारी तो चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई, और 77 में भी पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाई हो गया। दक्षिण भारत में कांग्रेस सबसे ज़्यादा जीत के आई, जो 144-145 सीटें उसमें आई थी, 150 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी के बाद 77 में, उसमें दक्षिण भारत का ही सबसे ज़्यादा शेयर था, पूरा का पूरा जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दक्षिण कांग्रेस के लिए हमेशा मुफीद रहा है, ये कांग्रेस पार्टी समझ रही है, और इसलिए उन्होंने उनका फोकस, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी दक्षिण से हैं। वहीं से आते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके उन्होंने हैदराबाद का चयन किया है। ओके, अच्छा, अब मेरे पास टाइम कम बचा है, तो मैं 1.5 मिनट अखिलेश जी और संजू वर्मा को देना चाहता हूं, ताकि ये ना रहे कि किसी को कम टाइम मिला। आजकल वैसे ही थोड़ा वो ट्रेंड चल पड़ा है ना। अखिलेश जी पहले आपके पास, अब बताइए, अखिलेश जी भोपाल में रैली करेंगे, बुलाएंगे केजरीवाल जी को?
केजरीवाल जी उस रैली में होंगे जहां आप ही की सरकार को मध्य भोपाल या उधर राजस्थान चलिए, छत्तीसगढ़ चलिए, वहां कैसे करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को तो वहां पर ये आरोप लगाते हैं, फिर आप ही के साथ मंच पर आएंगे क्या? जहां जहां इंडिया टीम की बैठक होगी, ऑब्वियस इंडिया टीम वहां वहां होगी। मैं तो अभी तक भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे उन्हें सिर्फ भाजपा का ही प्रवक्ता मानता था, लेकिन जिस प्रकार से साहब के प्रेस नोट उन्होंने यहाँ पे इमला पढ़ा, तो अब तो मुझे पूरा लगता है कि ये लोग वहीं से प्रेस नोट वहीं का व्हाट्सअप लेके आते हैं। पूरा उन्होंने उनका कुंडली बता डाली कब से क्या क्या करके आया, लेकिन 2014 के बाद का आकर के वहीं सुई रुक गई, क्योंकि 2014 तक तो वो देश में 604 स्थान पे थे, और साहब के आते ही 5-6 साल में दुनिया में तीसरे स्थान पे आ गए। और दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया ये कहता है कि भारत में इन्फ्लेशन ये है। हाँ भाई, हो सकता है दुनिया को, आपको पता होगा कि दूध 20 रुपये हो गया होगा, पेट्रोल 60 रुपये हो गया होगा, गैस 350 रुपये होगी, आपके दुनिया में हो गई होगी, हमें नहीं, देश के दुनिया में तो नहीं हुई है। और तो और दुनिया में ये भी छपा है कि साहब और साहब के मित्र के ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। बड़े भारी भारी घोटालों की दुनिया में, जो हमारे G20 के सम्मेलन के पहले भारत की जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के लेके किरकिरी हुई, एक शब्द तक उस पर नहीं बताया जाता है कि ये क्या छप रहा है, क्या है क्या नहीं है। और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में खुलनी शुरू हो गई। और देखिए, इसका पूरे का आभास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी है, क्योंकि उनके भाषणों में गुस्सा, घबराहट, बौखलाहट, आत्मविश्वास का समाप्त होना, भाषा की मर्यादा को टूटना, तो ये दिखा रहा है कि उनके मन में ये बात आ चुकी है कि अब उनकी सरकार नहीं आने वाली है। अच्छा, 1.5 मिनट संजू वर्मा, मास्टर जिसको बीजेपी, संजू वर्मा के 1.5 मिनट शुरू हो रहे हैं। डिजास्टर हो गए हैं। संजू वर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। अब डिजास्टर हो गए हैं और वो उनको इस बात का आभास भी हो गया, अब वो पूरे देश ओके, संजू वर्मा योर टर्न, सीमित हो, बोलिए संजू वर्मा। गुजरात में मानक जी, बोलिए। मैंने इनको बिल्कुल टोका नहीं, अभी मुझे मेरा वक्त हाँ, है। बोलिए। जब कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर कहते हैं नरेंद्र मोदी डर गए, तो मुझे वो हिंदी की कहावत याद आती है, घर में खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना तो आपकी फितरत में है, पर आपको एक बात बता दूं, जो आप डंका बार बार पीटते हैं ना कि अरे प्रेस नोट वहां से आया, फलाना हो गया, धमकीना हो गया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया 2014 के बाद, तो कान खोल के सुन लो। पहले नॉमिनल जीडीपी के तहत हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और आज हम यूके को पछाड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स पे। अगर हम मोदी भी नहीं होते तो हम दूसरे हो गए होते। वन बाय वन, मानक जी, मैं वन बाय वन, नहीं टोका, I refuse वन बाय to वन। debate। अखिलेश जी, नहीं, आपका टाइम उन्होंने नहीं टोका था। हाँ संजू, बोलिए। हाँ, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहेंगे अरे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए जीडीपी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, जीडीपी इसलिए बढ़ गई, तो फिर 56 सालों तक, पिछले 70-75 सालों में किसने राज किया? कांग्रेस ने, और चाइना के बाद हमेशा हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की थी। तो यदि पॉपुलेशन ही एक यार्डस्टिक है जिसके तहत जीडीपी बढ़ती है, तो जीडीपी बढ़ती है, तो क्या 56 सालों तक जब कांग्रेस भारत पर राज कर रहा था, तब कांग्रेस ने क्यों जीडीपी को बढ़ाया नहीं? तो ये कोई जुलूल हमको आंकड़े मत दीजिए, अभी ध्यान से सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जनधन योजना किसके तहत? नरेंद्र मोदी के सरकार के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसके तहत? आयुष्मान भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम मुद्रा योजना किसके नेतृत्व के तहत? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके तहत? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम फॉर द वल्नरेबल प्रधानमंत्री आवास योजना किसके तहत? नरेंद्र मोदी के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी विमेन एम्पावरमेंट आपका टाइम खत्म। 20 सेकेंड जास्मीन शाह, 20 सेकेंड। और ये रैली वाला जवाब भी दीजिएगा जल्दी से। जास्मीन, क्या रैली में जाएंगे इंडिया गठबंधन की, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उस मंच पे? इंडिया गठबंधन की रैली जहां जहां होगी वहां पे आम आदमी पार्टी रहेगी मौजूद। अब मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं और खत्म करूंगा कि ये जो सीना चौड़ के ये कहते हैं ना कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, क्या देश हमारा अमीर हो गया है? आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय में भारत की रैंकिंग 142वें स्थान पे है 180 देशों में से।
केवल नरेंद्र मोदी के राज में हुआ है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जिससे तय होता है कि देश अमीर है या गरीब है, वो इंडिया से ज्यादा हो गई। तो शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसे कुछ भी उलझुल आंकड़े 20 सेकंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, 20 सेकंड ब्रिजमोहन जी, 20 सेकंड ब्रिजमोहन जी, 20 सेकंड। देखिए मानव भाई, साउथ की चूंकि बात चल रही है, तो साउथ में कुल 131 लोकसभा की सीटें हैं और देश में कुल मिला के 542 सीटें हैं। तो 411 लोकसभा की सीट वो हैं जहां पर कि अभी भी आईएनडीआई के पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है कि वहां पर वो लोग क्या करने वाले हैं। यह सबसे बड़ा आईएनडीआई का फेल्यूर है, जो राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं कि कुल अगर 131 सीटों पर भी फोकस करके वो राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मुबारक, उन्हें करना चाहिए, कोई एतराज नहीं है। लेकिन बाकी की 411 सीटें वो हैं जहां पर कि एनडीए बहुत ताकत से अपने नेता के साथ खड़ा हुआ है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए की एक ही खूबी है कि वहां आपस में किसी प्रकार का कोई नेतृत्व को लेके, कार्यक्रम को लेके झगड़ा नहीं है। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। 20 सेकंड विनोद जी, कोई कमेंट है? छोटा सा कमेंट ये है कि देखिए, तो कहावत है तेल देखिए तेल की धार देखिए। तो अभी तो इंडिया गठबंधन की बैठकें शुरू हुई हैं, अभी रैलियां होंगी, रैलियों के बाद सीट शेयरिंग होगा, तमाम सारी उलझनें भी होंगी, रास्ते भी निकलेंगे। तो अभी से कोई भविष्यवाणी करना राजनीतिक दलों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं। ओके, चलिए इंतजार करते हैं फिर। फिलहाल बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात।